Good afternoon, 7th class. Today we will continue our chapter 24, and today we are going to study about types of election. यानी कि today we will learn how elections are conducted in our country. There are 3 types of election in India. They are यानी कि 3 टाइप से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इंडिया में, वो इस तरह से हैं. नंबर 1, जनरल इलेक्शंस. These are conducted all over the country or state around the same year. It means एक स्टेट में या पूरी कंट्री में एक ही टाइम जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शंस कहते हैं. द कंट्री वाइड इलेक्शंस आर कॉल्ड पार्लियामेंट्री और लोकसभा इलेक्शन. और जो इलेक्शन पूरी कंट्री में होते हैं ना, उनको एक साथ होते हैं पूरी कंट्री में, उनको कहेंगे हम पार्लियामेंट्री और लोकसभा इलेक्शंस. द स्टेट वाइज इलेक्शन आर कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शन. जो स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं, एक तो पूरी कंट्री के अंदर इलेक्शन हो गए, पूरी कंट्री में जो इलेक्शन एक साथ होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर वन टाइम में पूरे इंडिया को कवर किया जाता है इलेक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री और लोकसभा इलेक्शन. और जब स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा के अलग, पंजाब के अलग, दिल्ली के अलग, ऐसे स्टेट वाइज जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस को हम बोलेंगे असेंबली और विधानसभा इलेक्शन. ये तो सब आएंगे जनरल इलेक्शन में. देन सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो है बाय इलेक्शन. अब देखिए बाय इलेक्शंस में क्या आएंगे. दीज आर हेल्ड इफ़ एन इलेक्टेड मेंबर्स डाइज, इज़ डिसक्वालिफाइड बाय द कोर्ट, और इफ़ ही और शी बिकम इनकम्पिटेंट टू कैरी आउट हिज और हर फंक्शन एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर. इट मीन्स या तो जो कैंडिडेट है या जो इलेक्टेड पर्सन है, इलेक्टेड मेंबर है, उसकी डेथ हो जाए, यानी कि 5 इयर्स कंप्लीट करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, या वो कोर्ट के थ्रू डिसक्वालीफाइड हो जाता है. इट मीन्स कि वो जो काम है अपना वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको क्या करता है? डिसक्वालीफाइड कर देता है. या अगर वो अपना 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही उसका जो लेजिस्लेचर वो काम करना बंद कर देता है, तो वो इलेक्शन जो मिड के अंदर इलेक्शन होते हैं, यानी कि उसके बदले में जो इलेक्शन होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बाई इलेक्शंस बोलेंगे. द पर्सन इलेक्टेड इन द बाई इलेक्शन सर्व्स ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म लेफ्ट बाय द प्रीवियस मेंबर. यानी कि जो टाइम पीरियड रहेगा, सपोज करो 5 ईयर का टाइम पीरियड है और उसने 1 ईयर या 2 ईयर कंप्लीट किया, जो 3 ईयर्स का टाइम पीरियड रह गया है, उसके लिए जो न्यू मेंबर का अपॉइंट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाई इलेक्शंस बोलेंगे उसको हम. उसके बाद देखिए नाउ थर्ड है मिड टर्म इलेक्शन, यानी कि जो मिड के अंदर इलेक्शंस होते हैं. इफ़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स द लोकसभा इनवैलिड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म ऑफ 5 years, then fresh election are held to continue a new house. It is referred to as mid-term election, but actually they are similar to general election. The house constituted by these elections serve a full 5-year term. In the same way, if the governor dissolves the Vidhan Sabha in a state, then third term elections are held as general election, and the house thus constituted serve a full 5-year terms. अब it means बेटा, सपोज करो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है कि जो लोकसभा अभी प्रेजेंट में चल रही है वो इनवैलिड है, इनकी ठीक से काम नहीं करनी है, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, और वो अपना 5 इयर्स कंप्लीट नहीं कर पाई है, तो क्या होगा? उस सिचुएशन में जो इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे, इनकी पूरी तरह से न्यू इलेक्शंस होंगे, और फिर एक नया हाउस जो है उसको बनाया जाएगा. अभी देखिए, अब इसको हम क्या बोलेंगे? मिड टर्म इलेक्शन. और जो ये इलेक्शन होंगे ये पूरे 5 इयर्स के लिए ही होंगे, यानी कि जब भी ये मिड टर्म इलेक्शन होंगे वो अगले 5 इयर्स के लिए होंगे. लेकिन देखिए बाई इलेक्शंस में क्या, कोई भी अगर इलेक्टेड मेंबर डाई, उसकी डेथ हो जाती है या वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है कोर्ट के थ्रू, या अपने 5 इयर्स कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसका जो रिमेनिंग पीरियड है, सिर्फ जैसे कि 1 ईयर हो सकता है वो रिमेनिंग पीरियड, 2 ईयर्स हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है, तो उस ओनली रिमेनिंग पीरियड को कंप्लीट करने के लिए ही कोई न्यू मेंबर इलेक्ट किया जाता है, तो उसको तो बोलेंगे बाई इलेक्शन. लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शन है, यानी कि ये अगले पूरे 5 इयर्स के लिए ही होगा. अब देखिए द हाउस कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? बनना. बाय द इलेक्शन सर्व फुल 5 ईयर, पूरे जो भी हाउस बनेगा पूरे 5 इयर्स के लिए बनेगा. और इन द सेम वे इफ़ द गवर्नर, जैसे या तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे या जो गवर्नर है वो डिसॉल्व कर दे,
विधानसभा को स्टेट के अंदर, तो भी मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं और वो भी कैसे होंगे, पूरे 5 ईयर्स के लिए ही होंगे। तो 3 टाइप्स के इलेक्शन है हमारे, जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस। अब देखिए कंडक्टिंग द इलेक्शन, अब देखिए जो इलेक्शंस है वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, चुनाव कैसे होते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया। कौन को रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए? द इलेक्शन कमीशन। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन, और ये क्या इंडिपेंडेंट, यानी कि इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं और उसका जो हेड है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? CEC, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब देखिए जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको कौन अपॉइंट करता है? ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है और ये 5 ईयर्स के लिए। हीज़ टीम कंप्राइजेज वेरियस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शनर कमिश्नर्स। अभी देखिए इसकी जो टीम में होते हैं बहुत सारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। और जहाँ भी कहीं इलेक्शंस होते हैं तो ये इनकी जो पूरी टीम है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द कमिश्नर फिक्सेस एंड अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री एंड एंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ फेयर वे। जो ये कमीशन है यही जो इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस करता है, वही फिक्स करता है और इलेक्शन को हेल्ड भी करवाने का काम यही कमीशन करता है, फेयर वे मीन्स सही तरीके से। अब देखिए ग्राउंड ब्रेकर देखिए, नज़ीम जैदी इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए जो प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उनका नाम क्या है? नज़ीम जैदी। इसको अंडरलाइन करना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एट द कॉन्स्टिट्यूंसीज लेवल, कॉन्स्टिट्यूंसीज ही होता है बेटा एरिया वाइज जो चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं, निर्वाचन एरिया जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज लेवल। द रिटर्निंग ऑफिसर इज़ अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अभी देखिए जहाँ भी कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, इनकी जो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके अंदर कौन होता है? जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसका नाम क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर। He is called the returning officer because he hold the election in the constituencies and returns the result। क्योंकि ये अब उस एरिया में जहाँ भी इसको अपॉइंट किया जाता है वहाँ पर ये इलेक्शन को हेल्ड करवाता है और वहाँ के जो रिज़ल्ट होते हैं वो लेके आता है। He is the main officer responsible for conducting the election, और ये उस निर्वाचन क्षेत्र का मेन ऑफिसर होता है जो कि वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच पोलिंग बूथ हैज़ अबाउट 5 ऑफिसर्स। और देखिए हर एक जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे कितने ऑफिसर्स होते हैं? 5 होते हैं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अब देखिए नंबर 1 कौन है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ इन चार्ज ऑफ द बूथ। सपोज कीजिए हमारे एरिया में जो भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर बूथ बनते हैं, तो उस बूथ का जो इंचार्ज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। द अदर 4 पर्सन आर कॉल्ड पोलिंग ऑफिसर। और जो देखिए जो 5 ऑफिसर होते हैं, एक तो हो गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद 4 और होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पोलिंग ऑफिसर बोलेंगे। हु असिस्ट मीन्स हेल्प करेंगे, किसकी हेल्प करेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हेल्प करेंगे। ये अदर 4 जो है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि प्रिजाइडिंग की हेल्प कौन करेंगे? पोलिंग ऑफिसर करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 होता है और पोलिंग ऑफिसर 4 होते हैं। पुलिसमैन आर पोस्टेड आउटसाइड द पोलिंग बूथ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और जहाँ भी पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे आउटसाइड में पुलिसमैन को भी लगाया जाता है ताकि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। देन क्या है बेटा? इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो कैसे है? इट मीन्स जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है इलेक्शन का, वो क्या है? फर्स्ट क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्शन की डेट है उसको अनाउंस किया जाता है, उसकी घोषणा की जाती है कि इलेक्शन किस डेट को होंगे। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन एंड डेट ऑफ पोलिंग। द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर इज़ ऑल्सो अनाउंस्ड। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो कब करते हैं, उसकी डेट को फाइनलाइज कब करेंगे?
फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स, यानी कि जितने कैंडिडेट खड़े होने चाहते हैं उनके नॉमिनेशन के बाद, स्क्रूटनी मतलब उनकी जांच पड़ताल के बाद, जितने भी नॉमिनेशन हैं, जितने भी फॉर्म आए हैं उनकी जांच पड़ताल के बाद, और डेट ऑफ पोलिंग द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल एंड कैंडिडेचर इज़ ऑल्सो अनाउंस, और जो लास्ट डेट होती है नॉमिनेशन की उसको भी अनाउंस किया जाता है। कैंडिडेचर मीन्स जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में उन सबको भी अनाउंस किया जाता है कि कौन कौन वैलिड है। नंबर सेकंड क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना, कौन कौन से कैंडिडेट सही हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स हु वुड स्टैंड इन द इलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पार्टी। अब देखिए हर पार्टी एरिया वाइज अपने कैंडिडेट को स्टैंड करती है अपनी पार्टी के बिहाफ में, यानी कि अपनी पार्टी की तरफ से। द पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स पॉपुलरिटी इन द मासेस एंड देयर प्रोस्पेक्ट ऑफ विनिंग द इलेक्शन। अभी देखिए जो पार्टी है वो कौन से कैंडिडेट को खड़ा करेगी कि कोई अगर फेमस है किसी एरिया में, कोई कैंडिडेट पॉपुलर है, उसको सभी जानते हैं। मासेस मीन्स मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, ग्रुप बहुत सारे लोग जानते हैं कि कोई एरिया है वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, तो उसके लिए हम मासेस यूज़ करेंगे। और उसके इलेक्शन में जीतने की प्रोस्पेक्ट होती है होप, यानी कि उम्मीद है। तो ऐसे ही पर्सन को, ऐसे ही कैंडिडेट को जो पार्टी है वो अपनी तरफ से खड़ा करती है। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेट्रा, पीपल हु वांट टू कंटेस्ट election file their nomination papers and deposit a fixed amount of money as security with the returning officer. Those who fail to secure at least 1/6 of the total number of votes polled don't get their security money back. अब देखिए बेटा, जो पर्सन इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अपना नॉमिनेशन फ़ाइल करते हैं, यानी कि एक पेपर होता है उसको फिल करना पड़ता है और उसको एक फ़िक्स्ड अमाउंट के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को डिपॉजिट करना पड़ता है, यानी कि कोई सिक्योरिटी होती है, एक फ़िक्स अमाउंट होता है। और उसके अंदर क्या होता है कि बेटा कोई भी जो इलेक्शन के अंदर खड़ा है, कोई भी कैंडिडेट, उसको उस अपने एरिया में उसको 1/6, जिस भी एरिया से वो खड़ा है उसको 1/6 जो वोट होते हैं वो लेने पड़ते हैं। अगर वो 1/6 से कम लेता है तो जो उसने एज ए सिक्योरिटी अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या है, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, यानी कि सिंबल्स की अलॉटमेंट, यानी कि सिंबल्स जो होते हैं उनका बंटवारा। आपने देखा होगा बेटा कोई भी जो पार्टी है उसका कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई ना कोई निशान होता है, चिन्ह होता है, तो ही एलोकेशन ऑफ सिंबल यानी कि सिंबल की अलॉटमेंट। द रिटर्निंग ऑफिसर्स scrutinize all the nomination papers and allows the eligible candidate to contest the election. He allows separate election symbol to the parties and individuals means व्यक्तिगत। अब देखिए जो रिटर्निंग ऑफिस होता है, स्क्रूटनीज होता है बेटा जांच पड़ताल करना, सभी नॉमिनेशन पेपर की जांच पड़ताल करेगा। एंड अलाउ द एलिजिबल कैंडिडेट, और जो एलिजिबल क्या होता है, जो योग्य कैंडिडेट है उनको इलेक्शन के लिए खड़ा करेगा। और ही अलॉट्स यानी कि वो बांटता है सेपरेट इलेक्शन सिंबल्स, अलग अलग इलेक्शन सिंबल्स भी बांटता है, पार्टी को भी देता है और इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी कोई अगर इंडिविजुअल खड़ा है विदाउट किसी पार्टी की सपोर्ट के तो उसको भी मिलता है। अब देखिए इशूइंग ऑफ मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्रिंग आउट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो, यानी कि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र को निकालती है। इट मीन्स कि वो क्या क्या करेंगे अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसको मैनिफेस्टो बोलेंगे। दीज मैनिफेस्टो स्पेसिफाई द प्रोग्राम्स, द पॉलिसीज़ विच द पार्टीज़ विल इम्प्लीमेंट इफ़ वोटेड टू पावर। अब देखिए इस मैनिफेस्टो में वो सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो कैंडिडेट या अगर वो पार्टी जीत जाती है तो जीतने के बाद वो क्या क्या काम करेगी, क्या क्या इम्प्लीमेंट करेगी, क्या क्या प्रोग्राम करेगी, क्या क्या पॉलिसी अपनाएगी, वो सारी चीज़ उस मैनिफेस्टो में रिटर्न होती है। नाउ निटी-ग्रिटी वोटर आइडेंटिटी कार्ड वर इंट्रोड्यूस for all adult population in the year 1993-94 in India। यानी कि जो वोटर कार्ड, जो हमारा वोटर कार्ड है वो कब इशू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1993 या 94 में। अब देखिए कैंपेनिंग, कैंपेनिंग मीन्स जो प्रचार करते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिकम इफ़ेक्टिव फ्रॉम द डे द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस, जैसे इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है
तो आपने देखा होगा कि सब अपने अपने प्रचार में लग जाते हैं सभी पार्टी। नो पार्टी इज़ अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग, यानी कि किसी भी पार्टी को परमिशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज की सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल करे कैंपेनिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए। द कोड ऑफ कंडक्ट स्टिपुलेट दैट कैंपेनिंग शुड बी स्टॉप्ड 48 आवर्स प्रायर टू पोलिंग डे। इट मीन्स कि ये स्टिपुलेट का अनुबंध, ये एक अनुबंध होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है कि जिस दिन वोट डलेंगे, जिस दिन इलेक्शन है, उन इलेक्शन के 48 आवर्स से पहले जो कैंपेनिंग है उसको बंद कर दिया जाता है। अब देखिए पोलिंग, देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर चूजन एज पोलिंग स्टेशन, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, हम वोट डालने जाते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट आर एम्प्लॉयड एट मैनी ऑफ द पोलिंग स्टेशन। इलेक्शन वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम बोलेंगे EVMs आर ब्रिंग इंक्रीजिंग यूज इंस्टेंट ऑफ बैलेट बॉक्सेस टू प्रिवेंट इलेक्शन फ्रॉड एंड indelible ink is applied on the index finger of the voter as an indicator that the voter has cast his her vote। अब देखिए वोट के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं वो किसी न किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को बनाए जाते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ही अपॉइंट किया जाता है पोलिंग स्टेशन पे। और जो हम वोट कास्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, जिनको हम EVM मशीन बोलते हैं, वो वहाँ पर लगाई जाती है। इंस्टेंट ऑफ बैलेट बॉक्सेस, इनकी पहले बैलेट बॉक्सेस होते थे, इनकी एक पर्ची पे अपने कैंडिडेट का नाम लिखे, स्टैंप लगाइए और उस बॉक्स में डाल दीजिए। अब बैलेट बॉक्सेस नहीं है, अब EVM मशीन के थ्रू हम वोट कास्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्रॉड होता है इलेक्शन में वो रुक जाता है। और एक एडिबल मीन्स जल्दी ख़राब ना होने वाली इंक जो है वो इंडेक्स फिंगर, यानी कि इस फिंगर पर लगाई जाती है ताकि इससे ये पता चले कि हम वोट कास्ट कर चुके हैं। इससे क्या होता है, एक पर्सन एक से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकता। द पोलिंग टेक्स प्लेस फॉर 9 hours एंड